हेलो दोस्तों, आओ हम आज से हाई स्कूल के मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी मैथ की पहली क्लास है। पहली क्लास क्या है? वास्तविक संख्या। जो पहला चैप्टर है मैथ का वास्तविक संख्या है। तो हम इस चैनल पर हाई स्कूल की संपूर्ण मैथ पढ़ाएंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक एक एक चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। और अगर आप सभी लोग हमारे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहेंगे तो मैथ में 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये हमारा दावा है। क्योंकि देखो, हम एकदम से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिनको अगर कुछ भी नहीं आता, जिनको मैथ से डर लगता है, वो सारी डरें इस वीडियो में आप सभी लोग भूल जाएंगे, क्योंकि हम एकदम से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और इस चैनल पर हम मैथ की संपूर्ण मैथ पढ़ाएंगे। साथ साथ में इसके जो PDF रहती है, क्लास नोट सारी हम प्रोवाइड करवाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर सारी नोट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। हफ्ते में क्या होगा, टेस्ट होता रहेगा। तो जिससे जैसे कोई एक चैप्टर हम पढ़ लिए, इसके बाद उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनका क्या हम क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। NCERT बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कराएंगे। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा चैप्टर है वो वास्तविक संख्या है। देखो, अगर हमें मैथ पढ़ना है तो हमें सबसे पहले संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए जो मैथ का पहला चैप्टर बना है वो वास्तविक संख्या बना है। क्योंकि अगर हमें संख्याओं का ज्ञान नहीं हुआ तो हम मैथ को पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो मैथ बनी है वो संख्याओं से ही मिलकर बनी है। तो देखो, हम सबसे पहले देखें संख्या क्या होती है। देखो, जो संख्याओं को दो पार्टों में विभाजित किया गया है। जो संख्याएं होती हैं उनको दो पार्टों में हम विभाजित किए हैं। तो देखो, हम सबसे पहले संख्या को दो पार्ट का विभाजन न समझे, पहले हम ये समझे कि संख्याएं क्या होती हैं। जैसे कि अगर हम लिख दिए 32, तो अगर ये 32 लिखा है तो 32 एक प्रकार की क्या है, संख्या। ये संख्या कितनी है, एक है। जैसे अगर हम लिख दें 435, तो 435 भी एक प्रकार की क्या है, संख्या। ये भी एक प्रकार की संख्या है। तो यहाँ पर जो एक 4 लिखा है, 3 लिखा है, तो ये सब क्या होते हैं, तो इन्हें भैया हम क्या कहते हैं, अंक। इन्हें हम कहते हैं अंक। जो अंक होते हैं वो टोटल 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये टोटल 9 अंक होते हैं। इन्हीं अंकों से मिलकर हमारी संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे अगर ये 32 बने हैं तो ये संख्या कितनी है, 1। लेकिन इसमें अंक कितने हो गए, 2। एक 3 है और एक क्या है, 2। मतलब टोटल अंक कितने हैं, 2। तो इसे 435 लिखी है, तो 435 एक प्रकार की क्या है, संख्या। तो ये संख्या हमारी कितनी है, 1। लेकिन अगर यहाँ हम पूछें अंक कितने हैं, तो ये कितने अंकों से मिलकर बनी है, 3 अंकों से। चूंकि एक 4 है, एक 3 है और एक 5 है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें अंक नहीं होते हैं तो संख्याओं का निर्माण नहीं हो पाता। तो कोई पूछे संख्या किसे कहते हैं, तो आप बता दो कि अंकों से मिलकर हमारी संख्याओं का निर्माण होता है। तो संख्या समझ गए क्या होता है। अब कोई पूछे अंक क्या होता है, तो अंक वे प्रतीक होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी वस्तु की गिनती करते हैं। किसी भी वस्तु की गिनती करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। और उन्हीं अंकों से मिलकर हमारी बड़ी बड़ी संख्याएं बनी हैं। तो संख्या का मतलब आप समझ गए। तो जो संख्याएं होती हैं उनको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। देखो, संख्याओं को दो पार्टों में डिवाइड किए। जैसे कि कोई भी चीज होती है तो उनके दो पार्ट होते हैं। जैसे कोई भी कुछ भी हुआ तो या तो उसको वास्तविकता में पा सकते हैं या तो उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार संख्याओं का विभाजन दो प्रकार से हुआ है। एक हमारी क्या हो गई है, काल्पनिक संख्या, और एक हमारी क्या हो गई है, वास्तविक संख्या। तो हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं, काल्पनिक संख्याओं के बारे में जानना। देखो, जब अगर यहाँ पूछा जाए बोर्ड परीक्षा में, तो बोर्ड परीक्षा में काल्पनिक संख्याओं से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन फिर भी हमको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये जानकारी अगर अभी इकट्ठा कर लें तो आगे चलकर ये हमारी जानकारी क्या आ जाएगी, काम आएगी। और हमको ये भी पता चलेगा कि संख्या हमारे कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले काल्पनिक संख्या के बारे में जानें। तो देखो, काल्पनिक संख्या क्या होती है, वे संख्या जो रूट के अंदर ऋण चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं। ऋण चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं। उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। मतलब वे संख्याएं
जो रूट के अंदर माइनस चिन्ह के साथ में लिखी जाती हैं उन सभी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कि क्या हुआ, हमको ये बात तो पहले से ही पता है कि जो ये होता है इसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर माइनस में लिखी है, जैसे ये रूट लिखा है, इसके अंदर माइनस का क्या लिख दिया जाए 5, तो ये हमारी क्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। जैसे अगर हम कह दें कि ये रूट 9 क्या काल्पनिक है, तो रूट 9 काल्पनिक नहीं है, क्योंकि ये रूट में तो संख्या है लेकिन माइनस में नहीं लिखी है। तो जो संख्याएं रूट के अंदर माइनस में लिखी होती है उन संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि ये देखिए माइनस के साथ लिखा है, तो ये क्या काल्पनिक है, तो ये काल्पनिक नहीं है, क्योंकि ये माइनस में तो है परंतु इसके ऊपर रूट नहीं लगा है। मतलब वे संख्याएं जो रूट के अंदर माइनस चिन्ह के साथ में अर्थात ऋण चिन्ह के साथ में लिखी जाती हैं उन सभी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। इतनी बात अच्छे से समझ गए होंगे। और इनको छोड़कर, मतलब काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होंगी उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि 4 कैसी संख्या है, तो क्या इस पर रूट लगा है, नहीं, तो जब रूट नहीं लगा तो वैसे वास्तविक होगी। मतलब जो संख्याएं काल्पनिक नहीं होंगी तो वो कैसी संख्याएं हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। जैसे हम कहते हैं -3, तो ये भी कैसी संख्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई, क्योंकि ये काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक तो आप अच्छे से पहचान गए होंगे। जैसे अगर हम कहते हैं कि रूट -16 लिखा है, तो ये भी हमारी कैसी संख्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई, क्योंकि यहाँ पे रूट के साथ में क्या लगा है, माइनस लगा है, इसलिए ये क्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। ये हमारी क्या हो गई, वास्तविक। अगर हम कहते हैं 4/3 लिखा है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, वास्तविक, क्योंकि काल्पनिक है नहीं। तो अगर काल्पनिक नहीं होती तो क्या हो जाती है, वास्तविक। तो ये कितना लिखा है, रूट 5, तो ये भी हमारी क्या हो गई, वास्तविक। इतनी बात अच्छे समझ गए होंगे, क्योंकि ये रूट में तो है लेकिन माइनस में नहीं लिखी है, तो ये भी क्या हो गई, वास्तविक। मतलब काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये हो गई वास्तविक संख्या। लेकिन अब देखो यहाँ पर जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारी कौन सी संख्या होती है, परमेय संख्या, और एक होती है हमारी अपरमेय संख्या। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारी कैसी संख्या होती है, परमेय संख्या, और एक हमारी कैसी संख्या होती है, अपरमेय संख्या। देखो हम ये बार बार आपके साथ ये बात कह रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहे तो मैथ में हम बता रहे हैं कि 100 में 100 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम उस तरीके से मैथ पढ़ाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और जितना हम इस बोर्ड पे पढ़ाएंगे, केवल इस जितने बोर्ड पे जितने भी क्वेश्चन करवा दे, अगर वो क्वेश्चन ही पढ़ लिए तो पूरे क्वेश्चन वही तरह के फंसेंगे। जितने हम क्वेश्चन करवाएंगे इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। देखो अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो एक होती है परमेय संख्या और एक क्या होती है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, तो देखो अपरमेय, जैसे अभी हम क्या पहचाने थे, पहले काल्पनिक संख्या को पहचान गए थे। काल्पनिक को छोड़कर जो जितनी भी संख्याएं हुई थी वो हमारी कैसी संख्या हो गई थी, वास्तविक संख्या हो गई थी, क्योंकि वे काल्पनिक हो गए तो ये सारी क्या हो जाएंगी, वास्तविक हो जाएंगी। तो उसीलिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे, परमेय संख्या। तो देखो मतलब जो वास्तविक संख्या होती है 2 पार्टों में विभाजित की गई। 2 पार्टों में क्यों डिवाइड की गई, देखो अगर यहाँ 4 लिखा है तो 4 को कोई 5 कह सकता है, तो 4 को कोई 5 नहीं कह सकता है। क्या -3 को कोई 5 कह सकता है, तो ऐसा नहीं है। माइनस का 3 लिखा तो 3 लिखा रह जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये √3 लिखा है तो √3 का मान देखो कितना होता है, 1.732। लेकिन अगर कभी कभी कैलकुलेशन के लिए 1.7 ही रख लेते हैं, कभी कभी 1.73 भी लिख सकते हैं, कभी 2 के साथ में 1 भी लगा सकते हैं। तो इनका मान क्या हो रहा है, फिक्स नहीं हो रहा है। मतलब जो वास्तविकता होती है 2 प्रकार की होती है, कुछ वास्तविकता सीमित होती है और कुछ वास्तविकता कैसी होती है, असीमित होती है। कुछ वास्तविकता कैसी होती है, असीमित। तो उसी प्रकार एक परमेय संख्या होती है और एक अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिनका मान फिक्स नहीं होता है, उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। देखो किताबी परिभाषा तो ये कहती है कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं, और जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हम आपको ये बताने जा रहे हैं, अपरमेय संख्या पहचानने के 2 तरीके बता रहे हैं, मतलब 2 गुण बता रहे हैं। उन गुणों को अगर अच्छे से समझ गए फिर आप अपरमेय संख्या को देखते ही बता दोगे कि वो कैसी संख्या है, परमेय है कि अपरमेय है। तो देखो सबसे पहला गुण क्या होता है कि देखो वे
संख्या जो रूट से बाहर पूर्णांक के रूप में लिखी ना जा सके, पूर्णांक के रूप में लिखी ना जा सके, उन संख्याओं को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। मतलब परिभाषा ये नहीं होती है, परिभाषा तो ये होती है कि जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परमेय कहते हैं, और जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हम ये खुद से परिभाषा को बता रहे हैं, इसी से आप पहचान जाओगे कि वो परमेय है कि अपरमेय। देखो क्या बताए हैं कि वे संख्या जो रूट से बाहर पूर्णांक के रूप में लिखी ना जा सके, मतलब रूट के बाहर पूर्ण अंक में ना लिखी जा सके, मतलब दशमलव में लिख सके लेकिन पूर्ण अंक में ना लिख सके, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। और हम ये बात पहले से जानते हैं कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार है तो बाहर हमारी कितनी बार हो जाती है? 1 बार। जैसे अगर a कितनी बार है? 2 बार, तो बाहर कितनी बार हो जाएगा? 1 बार। और इतनी बात समझ लो ना, जिससे हम कह दिए कि अगर यहाँ पर लिखा √7, तो अगर √7 को बहुत क्या ले सकते हैं? 7 × 9 7। अगर देखा जाए √7 को हम क्या ले सकते हैं? 7 × 9 7। तो कोई संख्या क्या 2 बार है? नहीं। तो क्या इसको बाहर हम 1 बार लिख सकते हैं? तो नहीं। ये लिख पाएंगे लेकिन दशमलव में लिख पाएंगे ना, इनको बाहर पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये कैसे संख्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या हो जाएगी। अभी हम कहते हैं जैसे √4 है, क्या हो जाए? √4। तो अगर √4 को हम देखें तो इनका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है तो हम आगे वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताएंगे। और हमारे एग्जाम में अभाज्य गुणनखंड से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो देखो अगर 4 है तो 2 × 2 लिख सकते हैं। देखो अंदर 2 बार है तो बाहर कितने बार हो गया? 1 बार हो गया। इसका मतलब √4 को बाहर हम कितना लिख दें? 2, अर्थात 2 एक पूर्णांक तो हुआ। पूर्णांक में लिख दें कि नहीं? दशमलव में ना जाए, मतलब पूर्णांक में, तो इसको पूर्णांक में लिख दिए ना, तो ये अपरमेय संख्या नहीं हुई। ये हमारी कैसे संख्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि जिनको रूट से बाहर ना निकाल पाए उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को रूट से बाहर ना निकाल पाए पूर्णांक के रूप में उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे लिखा है कि 10, तो अगर 10 है तो 2 × 5 = 10, 5 दूनी 10, तो वहाँ 5 भी 1 बार है, 2 भी 1 बार है, तो उनको बाहर निकाल नहीं सकते हैं, दशमलव में जाएगा, पूर्णांक में नहीं निकाल सकते, इसलिए कैसी संख्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या हो जाएगी। अभी हम कहते हैं जैसे कि लिखा है 8, तो जैसे 8 अगर देखा जाए तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ देखो ये 2 बार तो है, लेकिन ये 2 बार तो बाहर 1 बार, लेकिन 1 2 बच गया कि नहीं? तो ये कैसे संख्या हो गई? अपरमेय ही संख्या तो हो गई ना, क्योंकि उसको बाहर नहीं निकाल पाए, तो ये भी हमारी कैसे संख्या हो गई? अपरमेय संख्या हो गई। तो अपरमेय संख्या का मतलब समझ गए होंगे कि जिनको हम रूट के बाहर पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। और दूसरा गुण क्या होता है कि जिनका मान फिक्स ना हो, जिनका मान फिक्स ना हो या शुद्ध पता ना हो उन्हें भी हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे लिखा है कि 1.3412 डैश डैश ऐसे कर दे, तो इसका कुछ मान फिक्स नहीं है ना, तो ये भी कैसी संख्या हो गई? अपरमेय संख्या। और ऐसा नहीं है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी हम जब इससे जब पढ़ाएंगे और इसका प्रैक्टिस करवाएंगे तो उनमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपरमेय संख्याओं से क्वेश्चन यहाँ जरूर भी देखने होंगे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना भैया कि जो पाई है, पाई एक कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। जो पाई कैसी संख्या है? एक अपरमेय संख्या है। जबकि पाई का मान लगभग में कितना होता है? 22/7। तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाती है? परमेय संख्या हो जाती है। मतलब इसका जो लगभग में मान होता है वैसे शुद्ध मान पाई का होता है 3.14 लाख स्थान तक चला जाता है। इसीलिए पाई को हम किस में लिखते हैं? अपरमेय संख्या में। क्योंकि पाई का मान हम कितना लिखते हैं? 3.14, ये डैश कितना तक जाता है? 0.5 लाख स्थान तक चला जाता है, तो इसका मान शुद्ध पता नहीं होता, इसलिए हम अपरमेय संख्या कहते हैं। तो अपरमेय संख्या का मतलब समझ गए होंगे कि जिनको रूट से बाहर न निकाल पाओ उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं, और जिनका मान शुद्ध पता ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। उसको छोड़कर बाकी सभी परमेय हो जाएंगे। जैसे अगर हम पूछे कि 4 कैसी संख्या, तो 4 भी कैसी संख्या हो गई? परमेय हो गई। पूछे 3 कैसी संख्या, तो 3 भी कैसी? परमेय संख्या। माइनस के 3 कैसी संख्या हो गई? तो भी कैसी संख्या हो गई? परमेय संख्या, क्योंकि ये रूट के अंदर नहीं है। जब रूट के अंदर जाए तब एक बार सोचो। जैसे लिखा है 16, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 चौक 16। तो अगर यहाँ देखें अंदर 4 2 बार है तो बाहर 1 बार हो जाएगा कि नहीं? तो इसको तो हम बाहर निकाल लिए ना,
तो ये तो हमारी किस में चली जाएगी, परमेय में चली जाएगी। तो परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में आज जान गए। आप सबसे पहले ये जानो कि अपरमेय संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या कैसे संख्या हो जाती है, हमारी परमेय संख्या हो जाती है। जैसे लिखा है 3/4, तो ये भी हमारी कैसे संख्या हो गई, परमेय। जैसे अगर हम कहते हैं कि 1.3333 ऐसे जा रहा है, तो ये कैसी संख्या है, तो ये भी एक परमेय संख्या है। आप कहोगे ये अनंत तक गया तो ये अपरमेय है, लेकिन ये परमेय क्यों हो गई, क्योंकि ये तो बात फिक्स है ना कि बार बार कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम जानते हैं कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 पर बार लिख सकते हैं कि नहीं, तो 3 बार आ रहा है, तो इसका मान तो फिक्स हो गया है ना। लेकिन इसका मान फिक्स नहीं पता चला कि आगे कौन सी संख्या आएगी। तो परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, और परमेय और अपरमेय से हमारे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो वास्तविक संख्या 2 पार्ट में डिवाइड हुई, और यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। तो ऑप्शन में एक आता है हमारी परमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन आता है अपरमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन आता है परमेय या अपरमेय, परमेय या अपरमेय, और चौथा ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जो हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में छपेगा जैसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम क्या बताएंगे कि वो परमेय भी हो सकती है या अपरमेय, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही करेंगे, क्योंकि वहाँ परमेय या अपरमेय मतलब वास्तविक संख्या परमेय संख्या भी हो सकती है और अपरमेय संख्या भी हो सकती है। तो ये तो अच्छे से समझ गए होंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। अब देखो यहाँ जब परमेय संख्याओं को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम इस क्लास नोट को अपने टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे, वहां से आप ले सकते हो। तो देखो जो परमेय संख्याएं होती हैं, तो परमेय संख्याओं को भी कई विभागों में विभाजित किया गया है। परमेय संख्या देखो, हम पहले संख्याओं का विभाजन पढ़ लें, इसके बाद हम क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि संख्याओं का विभाजन बहुत ही जरूरी है। इसका काम यहाँ ही नहीं, आगे चैप्टर में भी इनका काम लगेगा। तो इसीलिए हम पहले संख्याओं का विभाजन पढ़वा दें कि मतलब संख्याएं क्या होती है, सभी संख्याओं के बारे में आप जान जाओगे, कौन सी संख्या परमेय होती है, कौन सी संख्या अपरमेय संख्या होती है, कौन सी संख्या पूर्णांक होती है, कौन सी संख्या पूर्ण संख्या होती है। इससे भी ऑब्जेक्टिव हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो परमेय संख्या होती है वो 2 पार्टों में विभाजित हुई है, एक क्या हो गया है पूर्णांक, और एक हो गया भिन्न। मतलब जो परमेय संख्या 2 पार्टों में है, 2 पार्टों में भाई क्या देखो, 3 लिखा है, 4 लिखा है, कहीं 3/4 लिखा है, तो कहीं पर 5/6 लिखा है, 5/6, तो कहीं पर माइनस का 3 लिखा, कहीं पर क्या लिखा है 0। तो आप देख रहे हो कि देखो ये 3 एक पूर्ण अंक है कि नहीं, 4 भी एक पूर्ण अंक है, लेकिन 3/4 क्या है, एक भिन्न है। जब अंश बटे हर ऊपर बटे नीचे लिखा है ना, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, भिन्न। भिन्न उसे कहते हैं जो पूर्ण अंक ना हो, पूर्ण अंक ना हो। जैसे 5/6, तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, भिन्न। इसका मतलब परमेय संख्याओं में पूर्णांक भी आते हैं और भिन्न भी आता है, इसलिए इनके 2 पार्ट हो गए, एक क्या हो गया पूर्णांक और दूसरा क्या हो गया भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं, जैसे ये लिखा है 3/4, ये हमारा क्या हो गया भिन्न। 5/6, 7/8, ये सब हमारे क्या हो गए भिन्न। इसमें ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, और जो नीचे वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। पूर्णांक का मतलब जो पूर्णांक जैसे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 0 लिखा है, माइनस का 3 लिखा है, 0 लिखा है, माइनस के 5 लिखा है, ये सब क्या हो गए पूर्णांक। अब जो पूर्णांक हो गए, पूर्णांक भी कई भागों में विभाजित होते हैं। देखो यहाँ पर कुछ 0 है और कुछ धनात्मक। देखो 0 जो होता है ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, तो इसलिए पूर्णांक का 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक हमारी क्या हो गई है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और एक हो जाता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। देखो धनात्मक पूर्णांक वे पूर्णांक जो धनात्मक चिन्ह के सामने लिखे हैं तो धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, ये सभी क्या हो गए धनात्मक पूर्णांक, अनंत तक के ये सब क्या हो गए धनात्मक पूर्णांक। अब कहोगे यार धनात्मक नहीं लगा है, मतलब प्लस नहीं लगा, तो अगर कुछ नहीं था तो हमेशा क्या लगा होता है, प्लस लगा होता है। तो जिन संख्याओं के आगे प्लस लिखा होता है, जिन पूर्णांकों के आगे प्लस लिखा होता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं भैया, देखो अगर हम यहां से देखें पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि 0 के साथ में सभी अगर धनात्मक पूर्णांक को ले लिया जाए, सभी धनात्मक पूर्णांक को ले लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और एक हमारा क्या हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं,
वे पूर्णांक जो ऋण चिन्ह के साथ जैसे -3, -4, -5, मतलब आप ये समझ सकते हो सीधा सीधा कि पूर्णांक दो भागों में विभाजित होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही धनात्मक पूर्णांक आता है। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब समझ गए, वे पूर्णांक जो धनात्मक चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब जो ऋण चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं, माइनस चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं, उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक के साथ में जब हम जीरो को भी मिला लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्योंकि जब जो जीरो है, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो जीरो को ना तो धनात्मक पूर्णांक में रखना और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक में लिखना है। तो इतनी बात अच्छे से समझ गए होंगे कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या भी किसे कहते हैं। तो अब इतना अच्छे समझ गए। अब देखो हम जो संख्याएं होती हैं, संख्याओं का विभाजन यहाँ दशमलव के आधार पर देखेंगे। देखो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, कुछ दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, कुछ बिना दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। मतलब कुछ दशमलव वाली संख्याएं होती है, जैसे लिखा है 3.5, 1.33, इसके बाद कितना लिखा है 23.31313, ऐसे कुछ लिखा है ना, तो ये क्या हो गया? दशमलव वाली संख्या। कुछ संख्याएं कैसे होती है? बिना दशमलव वाली संख्या। बिना दशमलव वाली संख्या कौन सी होती है? जैसे प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं? बिना दशमलव वाली संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? एक से अनंत तक की सभी धनात्मक पूर्णांकों को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद क्या हो गया? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, मतलब वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, अर्थात 2 से भाग करने पर वो कट जाए, पूर्णतः से फल 0 आ जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 12 लिखा तो 12 2 छंग 12 हो जाएगा, 14 लिखा 2 से 14 हो जाएगा, लेकिन 11 क्या 2 से डिवाइड होगा? 2 पंचे 10, तो 11 सम संख्या नहीं हुआ। तो वो कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। इसके बाद अभी पूर्णांक संख्या बता ही चुके हैं। पूर्णांक संख्या का मतलब धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो को मिला ले जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या, जो पूर्ण अंक में लिखे जाएं। इसके बाद क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब अभी बता ही चुके हैं कि जीरो के साथ में धनात्मक पूर्णांक को ले लिया जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वे संख्याएं जो स्वयं, जैसे जो भी संख्या है वो स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से अगर वो डिवाइड हो रही है तो वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हमारी क्या लिखी है? 4 है, तो 4 अगर देखा जाए, 4 किससे कट जाएगा? 4 4 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। मतलब कोई भी संख्या भाज्य संख्या है कि नहीं, तो आप ये देखा करो। देखो हर संख्या स्वयं से तो कट ही जाती है और 1 से सभी संख्या कट जाती हैं। अगर खुद के अलावा किसी संख्या से कट रही हैं तो वो संख्या कैसी संख्या हो जाती है? भाज्य संख्या। जैसे हम कहें कि सर 1 लिखा है, 1 के अलावा किसी से विभाजित होगा, डिवाइड होगा? नहीं, तो 1 भाज्य संख्या नहीं है। जैसे हम कहें 2, तो 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, बाकी किसी से डिवाइड होगा, तो 2 भी भाज्य संख्या नहीं हो गई। अब हम कहें 3 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, बाकी किसी से डिवाइड होगा, तो 3 भी भाज्य संख्या नहीं हुई। लेकिन अगर हम कहें 4, तो देखो 4 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 किससे संख्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। हम कहें 6, तो 6 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड। मतलब स्वयं के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी से भी डिवाइड हो जाएं तो वो संख्या कैसी संख्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या हो जाए। डिवाइड होने का मतलब वो भाग हो जाए, अर्थात कट जाए, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर 9 कहें तो 9 किससे विभाजित हो जाएगा? 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 3 कम 9, तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हुई, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या हो गई? 4। अब क्या हो गया? अभाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या कम से कम 3 लोग से विभाजित होनी चाहिए। देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन कम से कम ये कितने लोग से डिवाइड होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए? 2 लोग से। 2 लोग से का मतलब स्वयं और एक, स्वयं और एक से हमेशा कटने ही कटने चाहिए, तभी वो अभाज्य संख्या होगा, अन्यथा अभाज्य संख्या नहीं होगा। और उससे ज्यादा भी न कटे। जैसे हम कहें 1, तो 1 से डिवाइड होगा, बाकी किसी से डिवाइड होगा? नहीं, तो 1 ना तो भाज्य होगा और ना ही अभाज्य होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जो 1 होता है तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्योंकि यहाँ पर बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है
कि इसे अभाज्य की श्रेणी में रख देता है। वो सोचता है कि एक कैसी संख्या है अभाज्य, तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। क्यों नहीं, इसका मतलब समझा चुके हैं, क्योंकि वो एक केवल एक ही संख्या डिवाइड होती है, और जबकि हम जानते हैं आभाज्य संख्या के लिए भी कम से कम 2 संख्याओं से डिवाइड होना ही चाहिए। तो इसीलिए एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। जैसे 2 कहें तो 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, अर्थात 2 से विभाजित होगा और 1 से, इसके अलावा किसी से विभाजित होगा नहीं। तो इसीलिए 2 कैसी संख्या हो गई अभाज्य। 3 कैसी संख्या हो गई अभाज्य, क्योंकि 3 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, बाकी किसी से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 3 भी हमारी कैसी संख्या हो गई अभाज्य। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 संख्या, तो ये सभी संख्या कैसी संख्या हो जाती है अभाज्य संख्या। तो इसका मतलब समझ गए होंगे। तो अगर पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या हो गई, 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई। अब हम आगे आए, इसके बाद हम देखें सह अभाज्य संख्या के बारे में। देखो अगर दशमलव वाली संख्याएं भी 2 प्रकार की होती है, एक शांत संख्या होती है और एक आसान संख्या होती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन करवाएंगे वहां पर इसके बारे में समझा देंगे। हम पहले समझ जाए किसके बारे में, सह अभाज्य संख्या के बारे में। ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो, ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिनका HCF 1 हो, HCF का मतलब होता है मासा, जिनका मासा 1 होता है, उन संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम कहें 12 और 7, तो 12 और 7 में कुछ कॉमन है नहीं, मतलब आप केवल अभी हम HCF के बारे में नहीं बताए हैं, तो आप ये समझ लो कि जिन संख्याओं में कुछ कॉमन ना दिखाई पड़े उसे हम अभाज्य सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर एक है 12 और एक क्या है 15, तो अगर 12 और 15 में हम देखें 3 चौक 12, 3 25 15, तो इसमें 3 कॉमन है कि नहीं, मतलब 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, 3 कॉमन हो गया ना। तो ऐसी 2 संख्याओं का युग्म, ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिनका HCF कितना हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिनका HCF 1 हो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं हुई। जैसे अगर हम कहें 13/15 है, तो ये भी कैसी संख्या हो गई, सह अभाज्य संख्या हो गई, क्योंकि इनका HCF कितना होगा, 1, इनमें कुछ कॉमन नहीं हो गया। तो सह अभाज्य संख्या के बारे में भी हम समझ गए अच्छे से। तो अब हम देखिए भैया आगे संख्याओं के बारे में जान गए। अब हम इनसे पहले कुछ क्वेश्चन करवाएं, फिर आगे हम पढ़ें। जैसे ये लिखा है √2 है, मतलब √2 कैसी संख्या है, √2 कैसी संख्या है। तो हम बता चुके हैं कि अगर किसी भी संख्या को रूट से बाहर ना निकाल पाओ तो कैसी संख्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या होती है। और इसको √2 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 बार नहीं है। अगर जो संख्या गुणे में 2 बार होती है वही बाहर 1 बार होती है, तो ये कैसी हमारी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो √2 कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखें। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि सह अभाज्य संख्या है, तो अब अभी बताए हैं जिनका HCF 1 होता है उन संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ कह रहा है क्या दोनों संख्या अभाज्य हो, तो जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या अभाज्य ही होनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर 3 भी अभाज्य है और 9 भी हमारी कैसी संख्या है। अब अगर देखें यहाँ से देखा जाए 3 अभाज्य है, 3 हमारी कैसे, मतलब ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत हो सकता है, ये ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि इनका HCF कितना होना चाहिए 1, इनका HCF हमेशा कितना होना चाहिए 1, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो भैया जिनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, जैसे 7 दूनी 14 7 त्रिक 21, तो ये तो है नहीं। यहाँ 15 25 इसमें भी 5 कॉमन हो रहा है, 18 35 इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इनका HCF दोनों का HCF कितना आएगा 1, इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसलिए सह अभाज्य संख्या। देखो अगर 12 18 में देखा तो इसमें 36 18 6 कितना हो जाएगा 12। अभी हम HCF के बारे में बता रहे हैं, पहले कुछ क्वेश्चन हम कर लें। जैसा ये कह रहा है, तो भैया एक बात ध्यान रखना, अगर पहले यहाँ बताए फिर ये क्वेश्चन देखो, अगर परमेय संख्या में अगर किसी भी अपरमेय संख्या को जोड़ या घटा देंगे, किसी भी परमेय संख्या में अगर किसी भी अपरमेय संख्या को जोड़ या घटा देंगे, तो वो जो संख्या नहीं मिलकर आएगी वो भी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। अगर किसी आप परमेय संख्या में अपरमेय संख्या को मिला देते हैं तो भी संख्या कैसी संख्या हो जाती है, अपरमेय संख्या हो जाती है। तो सर यहाँ लिखा है 3, तो 3 कैसी संख्या है, परमेय, लेकिन उसके साथ में √2 लगा है और √2 अपरमेय संख्या हुई ना,
तो ये मिलने के बाद भी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। इसके बाद यहां पर लिखा है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या। अब आप यहां से देख रहे होंगे कि संख्याओं के वर्गीकरण से ही कितने क्वेश्चन आते हैं। परिमेय संख्या से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सहआभाज्य संख्या से भी आपको क्वेश्चन काफी देखने को मिले हैं। तो इसे यहाँ पर कह रहा है इसमें कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो हम एक एक चेक करें। जैसे 4 है तो 4 को हम क्या ले सकते हैं, 2 दूनी 4। तो अगर यहाँ देखें 2 अंदर 2 बार, तो बाहर कितनी बार हो जाएगा, 1 बार। तो इसको तो बाहर निकाल लिए। तो ये तो संख्या कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। 9 भी क्या हो गया, 3 त्रिक कम 9। तो यहाँ इसको भी बाहर निकाल लिए, ये भी रूट से बाहर निकाल लिए ना। तो ये भी कैसी संख्या हो गई, परिमेय। अगर यहाँ 5 देखा जाए तो 5 एकम 5। तो यहाँ अंदर कोई संख्या 2 बार है नहीं, तो इसको नहीं निकाल सकते हैं ना। तो यही संख्या हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। बाकी 16 भी, 16 को अगर देखा तो 4 चौक 16, अंदर 4 2 बार, तो बाहर कितनी बार हो जाएगा, 1 बार। तो ये भी कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन अच्छे से आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अब यहां पर क्या कह रहा है, अंक गणित की आधारभूत परिमेय किससे संबंधित है। सबसे पहले यही समझो कि अंक गणित की आधारभूत परिमेय क्या कहती है। तो जो अंक गणित की जो आधारभूत परिमेय है वो क्या बताती है कि जो पूर्णांक संख्या को बता रहा है कि हम अद्वितीय गुणनखंड के रूप में इसके हम तोड़ सकते हैं। मतलब अगर यहाँ देखा जाए तो पहले ये क्वेश्चन करवाए, इसके बाद इसकी व्याख्या हम करवा देंगे इसमें से। ये लिखा धनात्मक पूर्णांक के भाग से नहीं, ये धनात्मक पूर्णांक के गुणन से संबंधित है। मतलब जो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय है, ये बताता है कि किसी भी पूर्णांक को अभाज्य गुणनखंड में लिखा जा सकता है। इसके बारे में किसने बताया था, तो वैज्ञानिक थेल्स ने। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय किसने दिए थे, वैज्ञानिक थेल्स ने दिए थे। ये क्या बता रहे थे कि किसी भी पूर्णांक को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड में लिखा जा सकता है। और कैसे अभाज्य गुणनखंड में लिखा जा सकता है। और ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये हुआ, ये क्वेश्चन दूसरा देखो, जैसे ये कह रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब यहां से अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको HCF LCM पढ़ना है तो आपको अभाज्य गुणनखंड आना बहुत ही जरूरी है। तो अभाज्य गुणनखंड से हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे हमसे ये कह रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो देखो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है, फिर अभी अब आप समझोगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होते हैं। जैसे ये हमारा एक पूर्णांक है ना, तो बता रहा था कि जैसे कोई भी पूर्णांक होता है तो उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। मतलब अभाज्य संख्याओं में हम तोड़कर लिख सकते हैं और वो अपने आप में अद्वितीय होगा। अपने आप में अद्वितीय होने का मतलब ये हुआ कि जैसे 12 है, तो 12 को अगर तोड़ा जाए अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं में तोड़ना। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनको दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता। तो अगर 12 को तोड़ा जाएगा तो 2 छंग 12 और 2 तियम 6 और 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3। तो अगर 12 को तोड़ा जाएगा तो उसे क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो किसी भी विधि से आप इसको तोड़ोगे अभाज्य गुणनखंड में तो 2 गुणे 2 गुणे 3 ही तो लिखोगे। कोई भी विधि आप बना लो, लेकिन तोड़ोगे तो किसमें, 2 गुणे 2 गुणे 3। अगर उनका खंड करोगे और अभाज्य गुणनखंड करोगे तो उसको क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 3। देखो 2 दूनी 4 3 12। तो यही क्या बता रहा है, ये एक पूर्णांक है ना, तो इस पूर्णांक को हम किस में लिख लिए हैं, इस पूर्णांक को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। और ये अपने आप में अद्वितीय होता है, अर्थात इसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखा तो इसी प्रकार तो सब कोई लिखेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ 4 गुणे 4 गुणा कर देगा, क्योंकि गुणा करने में कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो उस अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो उसमें 2 2 और 3 तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी विधि से करोगे। तो यही क्या होती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब जैसे यहाँ पर कह रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो अभाज्य गुणनखंड का होता है जिसको दोबारा तोड़ा ना जा सके, तो इसको कम से कम 2 से तोड़ा करो। 2 सत्ते 14। देखो अगर 2 का पहाड़ा नहीं आप रहोगे 14 हो जाए, तो 2 सत्ते 14। जितनी बार में जाता है उसे यहाँ लिख देते हैं, 0 बच गया तो 0 लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तियम 6। देखो 7 था, बचा कितना 1।
देखो हम पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि 7 हो जाए, तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तय्यम 6, 3 बार में गया ना, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। बच हमारा कितना गया 1, और पीछे क्या लगा है 0, तो क्या लगा देंगे 0। तो हम इसको स्पीड में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो कमजोर हैं तो उनके लिए ये दिक्कत होती है कि किस प्रकार किया जाएगा, इसीलिए हम उनको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। इसके बाद हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन को हम स्पीड से करेंगे, इतना भी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अब इतना भी तोड़ तोड़ कर नहीं बताएंगे। इसीलिए हम एक क्वेश्चन पर पूरा फोकस कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा दिया जाए। देखो 2 तय्यम 6, 1 बच जाएगा, पीछे 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा इतनी यहाँ पढ़ोगे कितना हो जाए 10, तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, जितनी बार में जाता है उसे लिख देते हैं। अब 35 को अगर डिवाइड किया जाएगा तो क्या 35 को 2 से तोड़ा जा सकता है? नहीं, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, 2 सत्ते 14 डिवाइड नहीं होगा। और डिवाइड उसी संख्या से करते हैं, विभाजित उसी संख्या से करते हैं जिसको दोबारा, मतलब इससे ये मतलब जो इस संख्या डिवाइड करते हैं, जो संख्या इसको डिवाइड कर दे, तो इसे हम इसको किससे काटेंगे 5 से। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, जब तक 1 ना हो जाए। इसका मतलब ये हुआ गया भैया कि 140 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 140 को हम लिख सकते थे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें क्या था 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो यहाँ पर कोई मिसप्रिंट था भैया। यहाँ पर जैसे हम एक ऑप्शन नया ही बना दें कि इसे ये ऑप्शन करवा दें, ये लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो ये इसका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। तो ये गुणनखंड अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। एक 2 गुणनखंड और करवा दें, जैसे ये लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है 38 25, 3825 का अभाज्य गुणनखंडन में 5 की घात होगी। देखो अभाज्य गुणनखंड से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको यहाँ कराने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले एक तो अभाज्य गुणनखंड पूछ सकता था, तो आपको तो बता ही दे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। जैसे 38 25 का पहला अभाज्य गुणनखंड की करें हम। देखो 5 का पहाड़ा आप देखो 5 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। पीछे कितना है 5, और अगर अंत वाली संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, 2 से विभाजित नहीं हो रही, तो पूरी संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। तो 5 से विभाजित करेंगे तो 5 के पहाड़ इतने पर होगी 38 हो जाए, तो 38 तो होगा नहीं, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, बचा हमारा कितना 3, और पीछे कितना है 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, तो 5 छक्का 30, 2 बचा, 50 कितना हो जाएगा 25। फिर 5 से करेंगे 5 एकम कितना हो जाएगा 5, 2 बचा, पीछे कितना है 6, 26 हो गया, तो 50 कितना हो जाएगा 25, फिर 2 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, और 5 से कितना हो जाएगा 15, 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर यहाँ से देखा जाए कि यहाँ पर भैया इस 65 था 765, तो यहाँ 5 से काटे 5 एकम 5, बचा हमारा कितना 1, पीछे कितना है, तो यहाँ पर 5 एकम 5, यहाँ बचा कितना 2, और पीछे कितना 6, तो 25, फिर हमारा कितना बच गया था 1, और पीछे कितना है 5, तो 5 से कितना हो जाएगा 15, 5 से 15, फिर 5 से अगर हम यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 25 15, और 3 एकम कितना हो जाएगा 3, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, और यहाँ कितना हो जाएगा 17 एकम 17, 17 एकम 17। इसका मतलब अगर हम 38 25 को लिखना चाहें तो इसको अभाज्य गुणनखंड में किस प्रकार लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। अगर छोटे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ देख रहे हैं 5 कितने बार है 2 बार है हमारा, 3 कितने बार है 2 बार है, और 17 कितने बार है 1 बार, 17 कितने बार है 1 बार हो गया है। तो यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 लिखा, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड पूछ सकता था, तो अभाज्य गुणनखंड ये होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि 5 की घात क्या होगी, 5 की घात, तो 5 की घात कितने हैं 2, और इस क्वेश्चन में केवल यही पूछा जा रहा था कि 5 की घात क्या होगी, तो 5 की घात हमारी कितनी हो जाएगी 2। यहाँ 3 की घात भी पूछ सकता था, 3 की घात, तो 3 की घात भी कितनी है 2, 3 की घात मतलब जो ऊपर लगा होता है। यहाँ ये भी पूछ सकता था कुल घात कितनी है, और ये भी पूछ सकता था 17 की घात कितनी है। तो यहाँ 17 की घात देखी जाए तो कितनी होगी 1, अरे कुछ नहीं होता तो कितना लगा होता है 1। यहाँ कुल घात भी एक क्वेश्चन पूछ सकता था कि इसकी कुल घात कितनी होगी, तो यहाँ 2 2 4 और 1 कितने हो जाएगी 5, घात कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो ये अच्छे से समझ गए होंगे, अभाज्य गुणनखंड भी समझ गए होंगे, और इससे इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो भैया इसके अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिनको आप सभी लोग करके देखना,
और इसका हम नेक्स्ट वीडियो में आभाज्य गुणनखंड और विस्तार से पढ़ेंगे और स्पीड से भी पढ़ेंगे कि इस प्रकार हम जल्दी कर सकते हैं। और इसके बाद लासा मासा तथा जो फिक्स होता है 100% फिक्स ही क्वेश्चन होता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है या √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलते हैं। 100% फिक्स ही होता है वो क्वेश्चन हमारा आएगा ही आएगा। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिनका आप सभी लोग अभाज्य गुणनखंड करके देखना। जैसे लिखा है 124, 625 और 576 और ये कितना लिखा है 455। तो इन सभी क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन हैं, इस 4 क्वेश्चन का आप सभी लोग अभाज्य गुणनखंड करके देखना और हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी बचे क्वेश्चन करवाएंगे और लासा मासा के बारे में पढ़ेंगे।